नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, ग्लैड टू बी हियर। ये बताइए सर कि आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके पुराने दोस्त अरविंद केजरीवाल के लिए। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर फैसला भी आ सकता है आज, और दूसरी तरफ ईडी आज उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर कर सकती है। देखिए, हमें इस बात की खुशी है कि जो शिकंजा है इनके कुकृत्यों का, अरविंद केजरीवाल का, तो इनके कुकृत्यों का जो शिकंजा वो जकड़ता जा रहा है। एंड जो भी देश में एक परिवर्तन के नाम पर देशभक्ति के साथ आए थे, उन सभी साथियों को आज भी बड़ा खुशी का दिन है, उन सभी के लिए भी। क्योंकि हम सब लोग ये मानते हैं कि जिस पैट्रियटिज्म के साथ लोग व्यवस्था परिवर्तन का सपना लेके आए थे, आम व्यक्ति आया था, दुनिया भर के पढ़े लिखे, न पढ़े लिखे लोग, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सब किस्म के वृद्ध लोग आए थे, और ग्लोबल लेवल पे सपोर्ट मिली थी अन्ना आंदोलन और उसके बाद आम आदमी पार्टी को। तो उस व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे जो ढोंग रचा गया, जो एक खिलवाड़ किया गया, और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है 13 साल बाद भी ये व्यक्ति रुक नहीं रहा। अपनी पत्नी को, इसने अपनी पत्नी को भी अब पार्टी पे थोप दिया है। जबकि आज ही सुबह मुझे एक योगेश नाम के एक व्यक्ति ने कांटेक्ट किया, आज फोन किया, क्योंकि मैं उस वक्त आम आदमी पार्टी में वॉलंटियर सेल एंगेजमेंट देखता था, और उन्होंने एक अपनी एक लिखी है भाषा, मतलब चिट्ठी लिखी थी उस वक्त। वो कल मिलने आएंगे मेरे से, दिल्ली के हैं, 29 साल के थे तब, अब वो लगभग 42 ईयर्स के होंगे। उन्होंने लिखा कि मैं 29 साल के MBA हूँ, और मैं आप लोगों की जो हिम्मत है, लोग इंडिया अपने देश में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBA सब बनना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहते। ये शब्द है उनके, पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहते। आप लोग आप मीन्स आम आदमी पार्टी वाले लोग बहुत डेयरिंग एक्ट किया, आप लोगों को सैल्यूट। और आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ना चाहते हो, परिवारवाद के खिलाफ जो लड़ना चाहते हो, तो मैंने कहा 13 साल बाद कितनी हास्यास्पद बात लगती है कि ये अपनी पत्नी को, सुनीता केजरीवाल को, पार्टी पर थोप चुके हैं। और इस हालात में ये भी ध्यान दीजिए कि अन्ना आंदोलन के निकले हुए व्यक्ति भी आज इस पार्टी के माध्यम से MLAs बने हुए हैं। कई लोग हैं ऐसे, राखी बिड़लान, सूरज भारद्वाज, सोमनाथ भारती, सोमदत्त, दिलीप पांडे, और आप दुर्गेश पाठक, गोपाल राय। किसी ने विरोध नहीं किया। किसी ने कहा कि अब तो बख्श दो, कम से कम चंदा खा गए, पार्टी के सभी सिद्धांतों से खिलवाड़ किया आप, उसके बावजूद भी हम आपके साथ रहे। कम से कम 12-13 सालों बाद परिवारवाद तो मत लेके आओ। स्वराज का शब्द इन्होंने पॉपुलराइज किया था, स्वराज यानी इनर पार्टी डेमोक्रेसी। गांधी के बाद स्वराज शब्द को किसी ने पॉपुलराइज किया तो अरविंद केजरीवाल, पुस्तक भी इसी नाम से लिखी, और ये कहा था कि डिसेंट्रलाइज कीजिए, और यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन। तो कहने का मतलब कि एवरीथिंग ही स्पोक, प्रीच्ड अबाउट, वो सब झूठ छलावा था। तो ऐसे व्यक्ति के साथ अब, जैसे अश्वनी उपाध्याय ने मुझे उस दिन कहा, वी वर जस्ट सिटिंग कैजुअली, हम बातचीत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में उनके बैठ के, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो इसने पिछले 12-13 सालों में जो किया, हरकतें की, उसका दुष्परिणाम ये निकला कि ईमानदार व्यक्ति की रास्ता कठिन हो गया। कितने, मतलब एक ही शब्द में, एक ही सेंटेंस में उन्होंने कितना कुछ बोल दिया। इस लेवल का दगाबाजी किया, समाज के साथ खिलवाड़ किया। तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल माफ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के प्रति के खिलाफ खड़ा होना भी इट शोज कि आप में सच्चाई है। तो मैं सभी साथियों को, पुराने लोगों को कहना चाहूंगा कि जो इनका विरोध करना चाहते कीजिए, क्योंकि दिस इज द टाइम टू स्टैंड अप। तो ये लोग अगर आज आम आदमी पार्टी पे आज यदि और शिकंजा जकड़ता है तो ये बड़ी खुशी की बात है। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट द राइट थिंग। जी, और सही कह रहे हैं आप कि जो ईमानदार राजनीति की बात ये करते थे कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और लोकपाल को लाएंगे, लेकिन अपनी ही पार्टी के लोकपाल के साथ इन्होंने किस तरह का बर्ताव किया था 2015 में, वो भी शर्मनाक था। पार्टी जी, के अंदर लोकतंत्र नहीं सर, पार्टी के संविधान की धज्जियां अरविंद केजरीवाल ने उड़ाई, और वो देश के संविधान को बचाने की बात करते हैं और देश के लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। लोकतंत्र तो छोड़िए आप, इवन जो पार्टी, आम आदमी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन भी बदला गया। आम आदमी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा था कि एक व्यक्ति 2 टाइम से ज्यादा, 2 बारी से ज्यादा किसी एक पद पर नहीं रह सकता।
ये स्वयं अभी तक कन्वीनर बने हुए हैं पार्टी के, संयोजक बने हुए हैं, राष्ट्रीय संयोजक। पार्टी इस वक्त वन मैन शो है, इसके अलावा कोई मतलब कुछ है ही नहीं। सभी सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई इन्होंने। आप रेजिडेंस था जो गवर्नमेंट रेजिडेंस जो मिला हुआ था आवास मुख्यमंत्री, मैं उसमें कई बार गया हूँ, एक डिसेंट सा आवास है। आप खुश होइए कि आपको एक सेंट्रल लोकेशन में दिल्ली की आपको एज ए मुख्यमंत्री, इट शुड बी मैटर ऑफ प्रिविलेज कि आपको एक अच्छा घर मिला हुआ है। उस पर 60-70 करोड़ लगा के, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का मनी लगा के शीश महल बना दिया, और झूठ पे झूठ, और जो भी अराजकता ये फैला सकते थे उन्होंने फैलाने की कोशिश की। तो आईआईटी से पढ़े हुए व्यक्ति ने देश के साथ बड़ा खिलवाड़ किया। इससे अच्छा तो कम से कम वो थे जिन्होंने कम से कम, लालू को ही देख लीजिए, अनैतिकता से भरपूर थे, लेकिन कम से कम अनैतिकता, नोट नैतिकता, अनैतिकता से भरपूर उनके एक्शंस थे। चारा घोटाला किया, क्योंकि जेपी आंदोलन की उपज थे वो, लेकिन उसके बिल्कुल। बाद जेल जाने से पहले भले ही अपनी पत्नी को थोप के चले गए, लेकिन ये तो अभी भी इस मॉडर्न जमाने में वही काम किए जा रहे, कुकृत्य किए जा रहे, जघन्य अपराध है ये तो, ठीक है ना। और दिल्ली की आप वैसे भी, आप अगर दिल्ली की आप गवर्नेंस को देखें, दिल्ली की गवर्नेंस, अपने देश में एक कानून आना चाहिए कि जो जो परजुरी बोलते हैं इसको, परजरी, कि यदि आप झूठ बोलते हैं तो वो एक मतलब उस पर दंड मिलना चाहिए। अपने जो पार्ट पॉलिटिशियंस हैं ये झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं, जो प्रीच करते हैं, इवन मैनिफेस्टो में भी जो प्रीच करते हैं उसकी भी कदर नहीं करते, उसको भी ऑनर नहीं करते। तो परजड़ी भी पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहा हूँ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पे परजड़ी अप्लाई होना चाहिए। यानी कि आपने झूठ बोला तो आपको उसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा और उसकी सजा मिलेगी। सर, पर अगर मान लेते हैं कि आज उनको, मान लेते हैं 0.1% अंतरिम जमानत मिल जाती है, तो शर्त तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले बता दी थी कि आप बाहर तो जाएंगे लेकिन एक सीएम के तौर पर कामकाज नहीं करेंगे, फाइलों पर साइन नहीं करेंगे, सीएम के दफ्तर नहीं जाएंगे। तो फिर ये विदाउट पावर सीएम क्या करेगा बाहर आकर? ये तो आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन चल रहा है कि जेल का बदला वोट से, तो ये जो कैंपेन चलाया हुआ है इन्होंने कि केजरीवाल तो जेल में सलाखों के पीछे खड़े हैं, वो फोटो जगह जगह उन्होंने पोस्टर बना दिया हुआ है, तो उसकी भी, वो भी धरा का धरा रह जाएगा, उसकी भी धज्जियां उड़ जाएंगी। बाहर आ गए तो फिर कैंपेन किस तरह से चलाएंगे, भुनाएंगे कैसे अरविंद केजरीवाल का मुद्दा? मुझे तो लगता है आम आदमी पार्टी इसमें फंस जाएगी। मैं इसमें 2-3 ऑब्जर्वेशंस देना चाहता हूँ। पहली बात तो जेल का बदला वोट से, हम्म। इससे अमर्यादित, इससे ज्यादा अनैतिक पिच कोई हो ही नहीं सकती। आप संविधान से बंधे हुए एक नेता हैं जिनको जनता ने चुना है, तो संविधान के प्रति आपकी आस्था एवं आपका आप उसके प्रति कटिबद्धता है आपकी। हम्म। तो उसके बाद आपने मतलब उसके बावजूद भी आपने सीएमशिप नहीं छोड़ी। आप जेल में बैठ के भी, जेल से आप चला ही नहीं सकते गवर्नमेंट, क्योंकि आपको दुनिया भर के बाबू से मिलना होता है, ब्यूरोक्रेट से मिलना होता है, फाइलें देखनी होती हैं, लोगों से मिलना होता है, अपने मंत्रियों से मिलना होता है, कैबिनेट के मिनिस्टर से मिलना होता है। उसके बिना आप डिसीजन कैसे ले लेंगे? सो इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन दिल्ली। जैसा मैंने पहले का सेकंड पॉइंट की, इस प्रकार की पिच देना ही अनैतिक है। और थर्ड जो आपने आपने कहा कि चलाएंगे कैसे, कैंपेन कैसे करेंगे, मैं कहता हूं कि कैंपेन जो इनकी अपना जो इनका नैतिकता, इनकी पिछले काफी हफ्तों में जिस ढंग से इन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया है, और उसके बाद झूठ पे झूठ जिस प्रकार से इनकी आम आदमी पार्टी की आतिशी और ये बाकी लोग बोले जा रहे हैं, मतलब प्रपंच की भी हद होती है, ठीक है ना, प्रपंच की हद होती है। उत्थान का तो एक सीमा हो सकती है, उत्थान की तो ऊंचाई हो सकती है, लेकिन गिरावट की कोई मतलब कोई पैमाना नहीं होता। बिल्कुल। तो अगर कोई पैमाना हो तो उससे निष्कर्ष ये मतलब उससे भी नीचे जा चुके। तो आप ये देखिए कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी अब करना क्या चाहते हैं, तो इनकी नैतिकता, इनका जो इमेज दिल्ली, क्योंकि हम दिल्ली में हैं, दिल्ली के लोगों से बातचीत होती है, कैंपेनिंग में भी बातचीत होती है, लोगों की समस्याएं समझते हैं, तब भी समझ आता है। तो एज ए पॉलिटिशियन इनकी जो इमेज है, इनकी साख है, वो तो खत्म हो चुकी है, ये कितना भी कैंपेन किया जाए। और वैसे आपने कहा कि बेल मिल गई, तो मैं ये कहता हूं कि जो तुषार मेहता ने, सॉलिसिटर जनरल ने, या जो भी उनका जो जो उन्होंने आज, जो उन्होंने कल, आई थिंक कल या परसों जो अपने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, तो उसमें जो बड़े स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये निकल के आते हैं कि आप ऐसे ही, क्योंकि कैंपेनिंग करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसलिए आप मुझे दे दीजिए, तो कल आप प्रेसिडेंस, सेट हो जाएगा। बेसिकली सेटिंग अप ए प्रेसिडेंस
कि जिसकी वजह से कल कोई भी बेल मांगने आ जाएगा, कोई भी नेता आ जाएगा कि अब मुझे ये काम करना है, मुझे चुनाव लड़ना है। जब आप किसी चार्ज की वजह से जेल में हैं, तो उस चार्ज को क्लियर कीजिए। और फिर आप दो क्लासेस, यू आर क्रिएटिंग टू क्लासेस, कि जिसमें आप ये कहते हैं ये अलग विशिष्ट लोग हैं और ये अविशिष्ट लोग हैं। तो इस किस्म की क्लासिफिकेशन न्याय संगत नहीं है। और मुझे अभी भी यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे डिसीजन वही लेगी जो न्याय संगत होगा, यानी कि इनको बेल मिलने का मतलब ही नहीं होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल ने तो यहाँ तक कहा कि भाई किसान जो है जेल में बैठा है वो भी कहेगा कि मुझे बुआई का सीजन आ गया, बाहर निकालिए। एक सांसद से कम है क्या किसान इस देश के लिए? हाँ, फिर तो 5,000 केसेस हैं जिनमें कि एमपी शामिल हैं, अलग अलग सांसद शामिल है, उनका कहना है बहुत सारे माननीय शामिल है, विधायक है, सांसद है, ऐसे ऐसे राजनेता है जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं। वो तो सारे के सारे इसी मामले को नजीर पेश करेंगे कि देखिए केजरीवाल को मिल रही तो हमको क्यों नहीं मिल सकती। और बड़ी बात तो सर मनीष सिसोदिया, वो भी तो पूर्व डिप्टी सीएम है, वो भी तो अभी प्रचार के लिए ही मांग रहे थे ना जमानत, वो भी कहेंगे कि भाई बॉस को मिल गई तो मुझे भी दे दो। अब कल मनीष सिसोदिया कह सकते हैं कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर, अब तो चलो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मान लीजिए एक मंत्री जेल में बैठा है, वो इस्तीफा नहीं, तो वो कहेगा कि मेरी ड्यूटी है, मेरा ये अधिकार है कि मैं जाके अपनी फाइलें देखूं और मैं अपना कंडक्ट करूं, अपना जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कल एक एमपी कहेगा कि मैं तो लेजिस्लेटिव मतलब संसद का सत्र शुरू हो गया तो प्लीज मुझे जाने दीजिए क्योंकि ये तो मेरा काम है। अगर एक सिटिंग सीएम को अधिकार है कैंपेन करना, तो उस प्रकार से तो सभी का अधिकार है कि उनकी जो भी लेजिस्लेटिव ड्यूटीज हैं। तो ये तो बड़ा अजीब किस्म के एक प्रेसिडेंस एक शुरू हो जाएगा जिसका कोई एंड नहीं है। यू नो, एक ब्लैक होल शुरू क्रिएट हो जाएगा जिसमें हर आदमी आके वो आपसे बेल ले लेगा। सर एक चीज बताइए, आपने तो अरविंद केजरीवाल को बहुत करीब से देखा है, उनके साथ कुछ साल तक काम भी किया है। अरविंद केजरीवाल क्यों सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते? क्या सिर्फ हम ये मान के चलें कि शीश महल नहीं छोड़ना चाहते इसलिए वो कुर्सी पर चिपके रहना चाहते हैं, या उनको ये लगता है कि अगर वो कुछ महीने उस कुर्सी को किसी और को सौंप देंगे और वापस लौटेंगे तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कोई उनको पूछेगा ही नहीं पार्टी में? क्या ऐसा लगता है, डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, जब ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज बनाई तो एक एपिसोड जो निकल के आया, मैं ये चाहता था कि मैं किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलकर एक साइको एनालिसिस करूं, क्योंकि एक व्यक्ति जो एक्टिविस्ट रहा है, मैगसेसे अवार्ड भी उसको मिला, उसके अलावा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आईआरएस की जॉब छोड़ी, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इतना इस किस्म की गिरावट क्यों आई? तो उसमें ये समझ आया मुझे कि अल्टीमेटली उसमें कुछ बिंदु निकल के आते हैं अंजू जी। नंबर 1, सत्ता की लोलुपता। अरविंद केजरीवाल एक बिल्कुल अधीर किस्म के, अधीर मीन्स इम्पेशेंट व्यक्ति है, क्योंकि जब ये पंजाब इलेक्शन हुआ था 2017 में, इनको ये था कि प्रचंड बहुमत मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी। जब इनकी 20 सीटें आई, हम कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम बने, तो ये उस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। जब रिजल्ट्स आ रहे थे, कुमार विश्वास भी वहीं बैठे थे और एक ट्रांसपेरेंसी वेब सीरीज में उसको बखूबी उन्होंने उस पूरे चित्रण को बताया भी है। ही कुड नॉट टॉलरेट दैट। मैं अरविंद को जितना जानता हूँ, ही इज वेरी इम्पेशेंट एंड दिस इज नथिंग पर्सनल, बिकॉज ही इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सो लेट अस एनालाइज, उस एंगल से इनको एनालिसिस करें अपन। कोई पर्सनल यहाँ पे एजेंडा नहीं है, कोई पर्सनल यहाँ पे कोई वो नहीं है। एक इम्पेशेंट किस्म के, अधीर किस्म के व्यक्ति हैं, गुस्सा बहुत आता है उनको, वो विपसना भी करने के बावजूद भी उनका गुस्सा खत्म नहीं होता। अश्वनी उपाध्याय ने भी इसको बड़े बखूबी एपिसोड नंबर 1 में ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में बताया, वो बड़े मुस्कुराहट हंस के बताया। और थर्ड है कि इनकी जो एक जो ग्रीड है, इनकी जो लालच है, इनका जो सत्ता के से चिपके रहने का। और चौथा पॉइंट ये सोचते हैं कि मैं ही ठीक हूँ, इसलिए इनमें अराजकता का जो एलिमेंट है, मिसप्लेस्ड एक इनमें मिसगिविंग है, मिसप्लेस्ड एक नोशन है इनके दिमाग में कि मैं ही ठीक हूँ, इसलिए किसी की सुनते नहीं, किसी की सुन सकते भी नहीं। एंड देन कंबाइन जब आप करेंगे सारे एलिमेंट्स, इम्पेशेंस, लैक ऑफ फिर गुस्सा आना, और ये सोचना कि मैं ही संप्रभुत्व मेरे पास है, तो जब आप इनका मिश्रण करेंगे तो आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी मिलेगी जो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी के बड़े क्लोज है। नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी के बड़े क्लोज है। इसलिए जब जेल में जाने के बाद भी ये कहते हैं कि ये अपने आप को समझा चुके हैं कि नहीं, मेरा न जाना, मेरा सीएम से इस्तीफा देने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि मैं ही ठीक हूं।
और नपुंसकता इनकी पार्टी के लोगों में भरी हुई है। सॉरी टू से दिस वर्ड, बट दिस इज द लेजिटिमेट वर्ड फॉर देम। कि क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि अन्ना आंदोलन के लोग के व्यक्ति के समय के लोग हैं इनमें, जिन्होंने सोचा नहीं था कि पॉलिटिकल पार्ट, जिन्होंने कैलकुलेशन नहीं की थी तब कि पार्टी बनेगी, मैं एमएलए बनूंगा, वो लोग भी आज आवाज नहीं उठा सकते इनकी, और वो एमएलए तक बने हुए। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से, मतलब ये सब चीजें जब आप कंबाइन करें तो कितने दुख की बात है समाज के लिए, कि जहां स्टेट्समैनशिप होनी चाहिए पॉलिटिक्स में, एक नायकवाद होना चाहिए कि ठीक है हम अच्छा करके, तो एक राजनायक वाली भूमिका में पॉलिटिशियंस को कंडक्ट करना चाहिए अपने आप को, उसकी बजाय आप देखते हैं कि एक थोथे किस्म की राजनीति जिसमें सत्ता की लालच, सत्ता की लोलुपता, अरविंद केजरीवाल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है आज की तारीख। सर, अभी जो शिकायत की गई है विश्व हिंदू महासभा की तरफ से, एनआईए जिसकी जांच पड़ताल की सिफारिश की गई है एलजी की तरफ से कि भाई इन्होंने सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तानी संगठनों से जिन पर भारत में बैन लगा हुआ है, उनसे 133 करोड़ रुपए लिए 2014 से 2022 के बीच। इस मामले की जांच एनआईए कर सकती है और उसमें आपने भी कुछ सबूत एलजी को दिए हैं। तो अगर आप उनके बारे में थोड़ा बहुत बता सकें कि क्या क्या हुआ था दिसंबर 2014 में जब ये न्यूयॉर्क गए थे और इनकी एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, तो क्या कुछ हुआ था उस दौरान? देखिए, जब दिसंबर 2014 में अरविंद को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एसोसिएशन से एक इनविटेशन आया था। यहाँ ये ध्यान दीजिए, आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये इनविटेशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं था। टिपिकली क्या होता है कि जहाँ पे अपने भारतीय बहुल स्टूडेंट्स हैं तो नेचुरली उनकी एसोसिएशन भी बनती हैं। सो इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन इज अ वेरी कॉमन नेम, उन्होंने बुलाया था। मैं उस वक्त शिकागो में था, मैं आम आदमी पार्टी का एक अभिन्न हिस्सा था, उस वक्त एक्टिव मेंबर भी था एंड एज ए एनआरआई भी मेंबर में था। तो एट दैट पॉइंट इलेक्शन लगभग 1.5-2 महीने तक थे 2015 के, एंड इनको इनविटेशन आया। तो मैं शिकागो से, पहले एक प्लान था कि शिकागो भी आए वो, लेकिन शिकागो वो उनका बना नहीं प्रोग्राम। तो जब ये न्यूयॉर्क का बना तो मैं 2 दिन पहले शिकागो से न्यूयॉर्क चला गया। मैंने कहा चलो वहाँ जाके सब प्रबंध करते हैं। तो उसमें एक इनविटेशन हमें आया कि आप रिचमंड हिल गुरुद्वारा है जो JFK एयरपोर्ट न्यूयॉर्क के लगभग वहाँ से 10 मील वहाँ से होगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इनको लेते आइए। जब ये एयरपोर्ट पर पहुँचे सुबह, तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने दिल्ली की भी बात की है एंड वहाँ से भी सहमति है आम आदमी पार्टी के लोगों से। और मुझे ऐसा कुछ इसमें अजीब सा लगा भी नहीं, क्योंकि टिपिकली एक पॉलिटिकल व्यक्ति किसी रिलीजियस प्लेस पे जाता है तो कोई इसमें कोई अजीब सी बात नहीं है। तो मैं वहाँ पे होटल में ठहरा हुआ सुरेश वैडी के साथ। सुरेश वैडी IIT के बैचमेट थे उनके, अरविंद के, एंड हम सब लोगों ने प्रबंधन में जुटे हुए थे, 2-3 लोग जो थे हम एक्टिव। तो अरविंद सुबह 7 बजे राजीव सराफ के साथ आए। राजीव सराफ इनके IIT के बैचमेट है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि राजीव सराफ जो कि आई थिंक गुड़गांव में रहते हैं, ये भी आम आदमी पार्टी के किसी प्रकार से पदाधिकारी नहीं थे। जो पदाधिकारी थे, जो पैसों का प्रबंधन करते थे, वो नहीं आए इनके साथ। एक इनका अपना एक खास दोस्त आया। ये लोग, इन्होंने लैंड किया वहाँ पे JFK एयरपोर्ट पे। ये फ्लाइट से आए थे, बिजनेस क्लास से, ऑफ कोर्स, यू नो, बीइंग ए कॉमन मैन। ये दिल्ली से दुबई फ्लाइट में गए, चार्ट उसमें बिजनेस क्लास में, उसके बाद बिजनेस क्लास में हम उनको गुरुद्वारे लेके गए। अब वहाँ पे जाके एक तो मीटिंग्स हुई, बड़ी सामान्य मीटिंग थी, एंड उसके अलावा जो पब्लिक कॉन्ग्रीगेशन थी, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन थी, उसको उन्होंने संबोधन किया। इट वाज ए पॉलिटिकल स्पीच। बट उसके बाद एक गुरुद्वारे के अंदर पॉलिटिकल स्पीच, जी, विच इज व्हेन आई लुक बैक सरप्राइजिंग बात है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि मैंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इनको, एंड इनको गुरुद्वारे के कुछ प्रबंधकों ने अरविंदर सिंह बोला। ठीक है ना, बड़ा माइनर पॉइंट है, आप इसका कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। श्री अरविंदर सिंह आज हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, ऐसा उनको बोला गया। तो एनीवे, उसके बाद एक मीटिंग उनकी क्लोज्ड हुई। जैसे वो सभा खत्म हुई तो इनको जल्दी से किसी एक रूम में ले जाया गया, और मैं भी वहीं बैठा था उनके साथ, लेकिन मैं कमरे में, मतलब जाने वाली सिचुएशन आई नहीं, एंड मैं गया भी एकदम, जैसे उठा के काइंड ऑफ, यू नो, एकदम अगवा करके ले जाते हैं, तो इनको ले जाया गया। अब उस मीटिंग में कौन थे? वो पनुन
जो थे आतंकवादी वो थे कि नहीं, या बाकी लोग थे, आई कांट से, और ये वैसे भी 10 साल पुरानी बात है, बट दिस इज व्हाट इट इज। एंड उसके बाद फिर नाइट में भी एक मीटिंग में चले गए थे अरविंद, होटल में जब हम वापस आए। ये सब डिस्क्रिप्शन मैंने आई थिंक पिछले बार बताई है, बट अगले जब नाइट में सब स्केजुअल खत्म हो गया, लगा कि चलो दिस इज द एंड ऑफ द डे, तो मैं, अरविंद, राजीव होटल में वापस आए। तो वहाँ से फिर वो मुझे कह के चले गए कि मुझे किसी मीटिंग में जाना है, रात को 10:30-11 बजे। तो अब ये देखिए इसमें क्या इन्होंने कुछ किया है। डिफिकल्ट फॉर मी टू से एनीथिंग बिकॉज आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दोज मीटिंग्स, बट हाँ एविडेंस सबमिट किया गया एलजी साहब को। पर सर अभी एक जो सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं वो उठ रहे हैं राघव चड्ढा पर, कि राघव चड्ढा यूके में है, आंख का ऑपरेशन करवा रहे हैं, पिछले 2.5-3 महीने या 4 महीने हो गए उनको वहां पर, आ नहीं रहे हैं। पार्टी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। उनके गुरु अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में 1.25 महीने हो गए हैं, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। और मैंने तो कभी ट्विटर पे उनका कोई बहुत ऐसा कोई ट्वीट भी नहीं देखा जिसमें वो अरविंद केजरीवाल का बचाव कर रहे हो। तो क्या रणनीति हो सकती है राघव चड्ढा की? सच में उनकी आंखों में कोई समस्या या कोई और वजह भी हो सकती है? राघव चड्ढा ने तो डंप कर दिया है अरविंद को। आंखों का ऑपरेशन विट्रेक्टोमी के लिए गए थे, कोई बड़ा ऑपरेशन, इतना बड़ा नहीं है कि अपने भारत देश में इतना मेडिकल एडवांसमेंट है, यहाँ भी एक से एक बड़े अच्छे आई हॉस्पिटल्स हैं, प्लस एक्सपर्टीज है, डॉक्टर्स हैं, एंड तो उसके बावजूद भी यहाँ ऑपरेशन न करवाना, ये मोहल्ला क्लिनिक से लेके और जो अपना ये जो जिस प्रकार का ये क्लेम करते हैं दिल्ली में बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज ग्लोबल लेवल से compete करने वाली, तो ये सब उसका मजाक भी है एंड इट्स अ कमेंट्री आल्सो। प्लस वो अपनी जान छुड़ा के भाग गए हैं, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड में जो घोटाला हुआ है वो इस शराब घोटाले से तो कहीं बहुत ज़्यादा डायमेंशन है उसकी, तो वो भी है। प्लस इनको समझ आ गया कि ये सिंकिंग बोट है, तो चूहे सबसे पहले कूदते हैं जब बोट डूबने वाली होती है। तो ये चूहे हैं सब ये, क्योंकि कोई ये नहीं कहना चाहता आज की तारीख में सुनीता केजरीवाल, आप मतलब लेटेस्ट एग्जांपल की बात, आप लेटेस्ट एग्जांपल भी देखें तो जो प्रिंसिपल्स का खिलवाड़ हुआ है, तो ये सब चूहे हैं, तो ये छोड़ के भागेंगे। और वैसे भी कोई अरविंद केजरीवाल ने कोई स्टेट्समैनशिप थोड़ी की है, कोई नैतिकता की थोड़ी ऐसी राजनीति की है कि लोग कहे कि नहीं आप कहीं भी जाइए हम आपके साथ हैं। ये कोई गांधी थोड़ी है कि लोग उनके साथ हैं। ये तो अपने पेट भरने आए थे लोगों को, जैसा मयंक गांधी ने कहा ना वेब सीरीज में ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में, मयंक इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग, मयंक बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि अरविंद ने उनको कहा कि मयंक मुझे पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, मुझे तो भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद लोग बोलने वाले लोग चाहिए। तो वो आज भी 13 साल की राजनीति के बाद आज भी वो जब से इनकी इनकी जो कोई भी स्पीच शुरू ऐसे होती है भारत माता की जय, मतलब क्लियर कट जो एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है उसके ये द्योतक है, इसके सिंबल है उसके। पर सर भगवंत मान की भूमिका आपको क्या लगती है? भगवंत मान का जिस दिन ये गिरफ्तार हुए थे उस दिन भी बड़े आराम से अगले दिन पहुंचे थे बाय रोड, फिर एक बार तिहाड़ जेल मिलने गए भगवंत मान तो अगले दिन शोर मचा दिया, आतंकवादी से बुरा व्यवहार हो रहा है केजरीवाल के साथ। फिर दोबारा गए थे वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए, तो बाहर आके बड़ा गुणगान कर रहे थे कि उन्होंने मेरी बेटी के बारे में पूछा, किसानों की फसल कैसे हुई है इसके बारे में पूछा। तो क्या लगता है, क्या पंजाब की जो यूनिट है आम आदमी पार्टी की उसमें सब कुछ ठीक ठाक है, या भगवंत मान के इरादे भी कुछ ऐसे जो हो सकता है कि राघव चड्ढा जैसे हो? पंजाब के कुछ साथी आए थे मिलने जो अन्न आंदोलन के समय के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के हिस्सा हैं, इस वक्त दुखी हैं, नंबर 1। नंबर 2, भगवंत मान जब से सीएम बने तो अरविंद केजरीवाल के तो ऊबर ड्राइवर बन गए थे ना, वो ऊबर या ओला टैक्सी ड्राइवर बन गए थे जब जब क्योंकि दिल्ली के सीएम की तो कोई ज़्यादा उनको सुविधाएं मिलती नहीं है, ही इज़ लाइक ए मेयर, तो प्रिविलेजेस है नहीं, सिक्योरिटी भी बड़ी लिमिटेड है, प्लस होम मिनिस्ट्री उनके पास नहीं होती यहाँ पे, तो उनको जब जहाँ भी जाना था अपना काफिला या उनके जो भी उनका व्यवस्था है तो उसका भरपूर इस्तेमाल करने के लिए उनको तंग किया जाता था बार बार। तो जब सबसे ज़्यादा सुकून अगर किसी को मिला है, सुकून रिलीफ, तो वो सबसे ज़्यादा भगवंत मान को मिले, क्योंकि भगवंत मान पंजाब में कम से कम बैठ के अपनी पंजाब के लोगों की सेवा तो कर सकते हैं, नहीं तो हर दूसरे दिन उनको बुलाया जाता था तुम यहाँ आओ वहाँ पे आओ मुझे लेके जाना है आपको, तो एक तो उससे उनको छुटकारा मिला है। पंजाब के साथियों ने बताया कि पंजाब में करप्शन और सब कुछ वैसे ही,
भगवंत मान एक अच्छे, उन्होंने एक अच्छे आर्टिस्ट के रूप में अपनी वहाँ एक इमेज बनाई हुई थी, अच्छा काम किया हुआ था भ्रष्टाचार और इन सब चीज़ों पे, व्यवस्था पर टिप्पणी करते करते वो एक अच्छा वहाँ पे लोकल नाम बन गए थे। लेकिन ये कहना कि वो आम आदमी पार्टी को मैंडेट मिल गया तो वो अच्छी सरकार चला पाएंगे, एक अच्छी सरकार चला पाने के लिए आपके पास कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ आपके पास एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आपको पॉलिसी की समझ होनी चाहिए सबसे पहले तो, उसके साथ आपको एक आपको मान एक ये आपके दिल में होना चाहिए कि हाँ व्यवस्था गलत है, मुझे उसको ठीक करना है। क्योंकि व्यवस्था का हिस्सा बन के तो आप कॉम्प्लेसेंट हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो फिर तो व्यवस्था नहीं बदलने वाली। तो उस प्रकार से मुझे नहीं लगता कोई आमूलचूल परिवर्तन पंजाब में वैसे भी आना था, ना इनकी कोई नीयत थी। और फिर जैसा कंडक्ट ये देख चुके थे अपने आका का, तो उसके बाद आप आशा क्या करते हैं उससे? पंजाब राघव में चड्ढा, इलेक्शन होंगे तो आम आदमी पार्टी का चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब ये जो पंजाब लोकसभा में चुनाव जब है, इलेक्शन हुए, और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली बेसिकली आम आदमी पार्टी का जो नैतिक प्रोजेक्ट है वो तो कब का खत्म हो गया। बाकी जो इनकी उछल कूद की राजनीति है, शोर मचा मचा के झूठ पे झूठ, ठीक है, वो चलती रहेगी थोड़े समय, बट जो मेजर एडवांटेज थी वो तो ये लूज कर गए, क्योंकि इनके पास ना तो चिंतन था, ना इनका वास्तव में कन्विक्शन था इनके दिमाग में। तो वही हुआ इनके साथ। सर पर एक चीज और, ये राघव चड्ढा आपको लगता है पाला बदल सकते हैं? खबरें तो ये भी आ रही थी कि शायद बीजेपी में शामिल हो जाए। बिल्कुल बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते। जैसा मैंने कहा कि वो तो सिंकिंग बोट को सबसे पहले डिजर्ट करने वाले तो वही हैं, इज वन ऑफ दोज। बाकी इसलिए चिपके, उनको लगता है चलो अभी तो डूबा नहीं है, नैया डूबी नहीं है, तो जब डूबेगी तब देखेंगे, उनको अभी भी आशा है कुछ बच जाए। तो राघव चड्ढा तो बिल्कुल बदल सकते हैं अंजू जी, बिल्कुल बदल सकते हैं। राजकुमार आनंद ने पार्टी छोड़ी, मंत्री पद से इस्तीफा दिया, अब वो बीएसपी में शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने भी एलजी जी। से मुलाकात की, एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी थी कि दलित विरोधी राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल, दलितों को नहीं पूछते, एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की को रेगुलर करने की बात थी, वो सब नहीं किया। तो एक और चेहरा उन्होंने उजागर किया अरविंद केजरीवाल की राजनीति का। दिल्ली में जो प्रशासनिक व्यवस्था का जो जो जिस प्रकार से चौपट हुई है पिछले 10 सालों में, मतलब वो देखने, मतलब इतने दुखाली वाला मामला है यहाँ पे कि आप यकीन नहीं करेंगे। और उसके बावजूद भी सब किस्म की व्यवस्थाएं चौपट हुई हैं। आप यही देख लीजिए ना, दिल्ली के जो सबसे बेसिक जो जो सबसे स्पष्ट आपको दिखेगा दिल्ली में, वो है एमसीडी का काम। एमसीडी का बेसिक काम है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का कि सफाई करना, कूड़ा करकट का निस्तारण, कूड़ा करकट को हटाना। शैली ओबराय जी अभी भी कैंपेनिंग में लगी हुई है। एमसीडी में भ्रष्टाचार है, व्याप्त भ्रष्टाचार, व्याप्त खुलेआम भ्रष्टाचार है। और बाकी म्यूनिसपैलिटी का भी देश में यही हाल होगा ज्यादातर, क्योंकि भ्रष्टाचार अपने कण कण में घुसा हुआ है देश में। अब ये देखिए, उसके बाद डेली टैक्स, टोल टैक्स से आपको समझ आता है, बोले कि एमसीडी एक ऐसी बॉडी है जिसमें डेली उनकी कमाई होती है, दिखती भी है कि आज एट द एंड ऑफ द डे आज हमने इतना टोल टैक्स कमाया। तो एक ऐसी संस्था जो वेल ऑयल्ड है मशीनरी, तो वो काम क्यों नहीं कर पाती? तो शैली ओबराय की नैतिकता कहाँ पे चली गई कि जब दिल्ली में कूड़ा करकट नहीं उठता तो आप किस नैतिकता से आप लोगों के बीच में जाके वोट मांग रहे हैं पार्टी? मतलब अजीब किस्म की हालत है यहाँ पे, पीपल आर सफरिंग। दिल्ली में जो कष्ट लोगों को होता है रहने का, उसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि लोग जी कैसे सकते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि। आप सही कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर एक चक्कर मार के आओ, मैं तो नोएडा में रहती हूँ और यहाँ की साफ सफाई तो लाजवाब है, लेकिन अगर आप दिल्ली का एक चक्कर काट के आओ तो सड़कों किनारे गंद, मोहल्लों में गंद, पता नहीं जो एमसीडी के कर्मचारी वो काम करते हैं या नहीं करते हैं, या उनको वेतन नहीं मिलता इसलिए वो काम नहीं करते हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि एमसीडी हमारे कब्जे में आ जाएगी तो हम सब कुछ बना देंगे, वो तो सिंगापुर बना रहे थे, पेरिस बना रहे थे दिल्ली को। लेकिन दिल्ली क्या बन गई है? पहले से बदतर हो गई है, पहले से भी खराब हो गई है। शीला दीक्षित ने भी 15 साल इस दिल्ली पर राज किया है, लेकिन तब तो ऐसा कुछ, ऐसी अनारकी नहीं देखी गई, तब तो बड़ा स्मूथली सब कुछ चलता था। तब उस वक्त भी केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है, कभी कांग्रेस की रही है, लेकिन ऐसा जो कहते हैं ना, ये जो बीजेपी की जो इस वक्त केंद्र सरकार के साथ आंकड़ा चलता है अरविंद केजरीवाल का, वैसा तो कभी नहीं देखने को मिला। इवन शीला दीक्षित जब जाती थी तो उनको लगता था कि समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो वो अटल जी के पास चली जाती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास, कि दिल्ली तो आपकी भी है। एंड दिस इज व्हाट स्टेट्समैनशिप एंड डिप्लोमेसी इज। आपको डिप्लोमेसी को एक्सरसाइज करके आपको लोगों ने चुना है कि आप काम करवाइए, यहाँ पे पंगे लिए जाओ आप। तो इस किस्म का जो अनार्किस्ट बिहेवियर है, यू नो, तो उसका फल अब जनता यहाँ भुगत रही है।
उसका दुष्परिणाम। और उसके अलावा आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार दिल्ली में व्याप्त है, काम नहीं होते, सिविक एम्यूनिटीज का सिस्टम पूरा ब्रेक डाउन हुआ पड़ा है। दिल्ली जल बोर्ड, पानी नहीं आता। सरिता विहार में आए दिन, यहाँ पे ऑफिस है हमारा भारतीय लिबरल पार्टी का, आए दिन पानी की समस्या। तो अल्टीमेटली इससे फिर लोगों का डेमोक्रेसी से भी विश्वास उठता है, उनको लगता है कि काम होते ही नहीं है, काम होंगे तो पैसे दे के होंगे, चुना हुआ प्रतिनिधि आपका काम करेगा ही नहीं क्योंकि आपको पैसे खिलाने हैं। तो जब संतरी से मंत्री तक भ्रष्ट हो या इनइफेक्टिव हो, इनकॉम्पिटेंट हो, तो उसका सबसे बड़ा परिणाम ये निकलता है कि जनता फिर मायूस हो जाती है, फिर वो सोचती है चलो पैसे दे के काम करवाओ। तो लोगों की आस्था उठती है डेमोक्रेटिक सिस्टम और डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म से, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली। और अरविंद केजरीवाल का सर, आप तो जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल का वो जो करिश्मा था या जो साख थी आम आदमी की, मफलर पहने हुए आम आदमी, नीले रंग की ओवर साइज शर्ट पहने हुए और पैंट पहने हुए, चप्पले पहने हुए, कोई मतलब प्रोटोकॉल में भी कहीं जाना हो सूट पहनकर या शूज पहन के, वहां पर भी सैंडल पहन के जाने वाला शख्स, आपको लगता है कि वो इमेज जो है पूरी तरह से टार्निश हो चुकी है, पहले तो शीश महल के चक्कर में, और अब जो रही सही कसर है वो तिहाड़ जेल ने पूरी कर दी है? विदाउट एनी डाउट 200% सही बोल रहे हैं आप। जो इमेज थी, जो टार्निश की बात है, बिल्कुल टार्निश हो चुकी है। थोड़ा बहुत वोट बैंक सभी को मिलता है, आप भी आज कल आइए वोट तो आपको भी मिलेंगे, जो मैदान में उतरेगा वोट तो उसी को मिलेंगे ना, किसी पांचवें आदमी को तो नहीं मिलेगा। 4 लोग मैदान में खड़े तो वोट तो उन्हीं में से डिवाइड होंगे, जो अदृश्य व्यक्ति उसको वोट नहीं मिलेगा। तो एज ए, और फिर दूसरा क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इन्होंने जो पैसा कमाया है ना राज्यसभा की सीटें बेच बेच के, जो भ्रष्टाचार लड़ने आए थे, से भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने आए थे, जो उसके बाद जो सबसे पहला इनका जो सबसे पहले जो ग्रोस इनका जो मिसयूज ऑफ भ्रष्टाचार वाला स्टेप था, मिसयूज ऑफ पावर था, कि जैसे इनको राज्यसभा की सीटें बनी इनकी कुछ, क्योंकि कुछ एमएलए बनेंगे तो आपकी सीटें बन जाती कि राज्यसभा में आपके इतने एमपी जाएंगे। तो सबसे पहले एमपी किसको भेजा गया? सुशील गुप्ता जी को, मनी बैग थैली शाह को भेजा गया। कोई एकेडमिशियन हो, कोई चिंतक हो, कोई आम आदमी पार्टी का आम कार्यकर्ता हो, आम आदमी पार्टी का कोई दिग्गज नेता हो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एक थैली शाह को भेजा गया। और उनकी भी एक क्रोनोलॉजी देखिए, 40 दिन पहले सुशील गुप्ता कांग्रेस के नेता हैं दिल्ली के, वो दिल्ली कार्यालय जाते हैं और अजय माकन जी को कहते हैं कि लीजिए मेरा त्याग पत्र। तो अजय माकन ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया। ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, अजय माकन जी की ये स्टोरी आप पढ़ सकते हैं मीडिया में, मैं तो थोड़ा अपने ढंग से बता रहा हूँ। तो अजय माकन ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, तू कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ पे ये इतना अच्छा खासा कैरियर छोड़ के। उसने कहा सर जी आप देखते जाओ। दैट वाज द वर्ड। सुशील गुप्ता कहता है आप देखिए अजय जी, 40 दिनों बाद राज्यसभा में पहुंच गया। अबे कैसे पहुंच गया? अंडरस्टूड। मनी बैग कैसे पहुंचे राज्यसभा में? क्या वो कोई आम आदमी पार्टी के व्यक्ति थे? नहीं, ना कोई ऐसा कुछ था। तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद अब जितने भी एमपीज बैठे इनके, उनमें से नेचुरली एक तो आपके क्रिकेट प्लेयर है। अब क्रिकेट प्लेयर क्या वहां पे जाके राज्यसभा में क्यों भेजा गया? क्रिकेट प्लेयर साथ या फ्लशिंग विद मनी। राज्यसभा में क्रिकेट प्लेयर को भेज के आप कौन सी भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ेंगे? मुझे समझ नहीं आई बात सर, और वो सारे तो खामोश बैठे हुए हैं, किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, सबके हाँ, सबको सांप सूंघ गया है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा इसको डंप करो सबसे पहले, तो जस्ट डंप दिस गाय। ये तो पीछे पड़ा हुआ है अपनी कुर्सी के, हम अपनी साख क्यों गिराए? तो देयर इज सिटिंग पॉइंट। और आज जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है ईडी सर, उसमें तो आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएगी, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना नहीं कहा था कि अगर पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने किया है गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान तो उसको आरोपी बनाइए, लिस्ट में डालिए उसका नाम भी। तो आज अगर आम आदमी पार्टी आरोपी बन गई, फिर तो अरविंद केजरीवाल पर संकट क्या, उनकी पार्टी पर ही संकट खड़ा हो जाएगा, मान्यता तक रद्द हो सकती है। जो आम आदमी पार्टी के जो व्हीलर डीलर्स हैं, दलाल हैं, जैसे जैसे पंकज गुप्ता को देखिए। पंकज गुप्ता को मैं शुरू से जानता हूँ, इन महाशय को कभी दिखते नहीं थे, पब्लिसिटी में आते नहीं थे, क्योंकि वो जो जो व्हीलर डीलर होते हैं दलाल, वो हमेशा सत्ता में पीछे से रह के काम करते हैं। जनरल सेक्रेटरी एंड वॉलंटियर से कभी ठीक ढंग से बात भी नहीं करते थे, जबकि वॉलंटियर ड्रिवन मूवमेंट था ये आम आदमी पार्टी। ऐसे लोगों से पूछताछ की जानी, तुम लोगों ने पैसे का किया क्या इतने सालों में?
क्योंकि पार्टी को, इसको बिल्कुल पार्टी को भी एक दोषी बना जाए, एक वो बनाया जाए, पार्टी बनाया जाए, और आम आदमी पार्टी के पूरे कंडक्ट को, ऑपरेशंस को, फाइनेंशियल ऑपरेशंस की डिटेल्स में जाना चाहिए। और ये जो बैठे हैं सत्ता के दलाल, इन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए और सबको सजा होनी चाहिए कड़ी से कड़ी। थोड़ा बहुत भी जिसको कहते हैं ना, क्लोजर ऑफ अगर किसी थोड़ा बहुत मिल सकता है, एक व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे जो नाटक किया गया और उसके बाद पार्टी बना के जो प्रपंच किया गया, उसका बेस्ट क्लोजर ये होगा। आई मीन जो डैमेज हो चुका वो तो उसकी तो कोई कमी पूर्ति, उसकी तो क्षतिपूर्ति करना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी कहते चलो थोड़ा बहुत जो क्लोजर मिल सकता है, एक हीलिंग मिल सकती है, वो ये होगी कि जो भी इसमें दोषी थे उन सबको पकड़ के जेल में डाला जाए, और जेल में ऐसे ढंग से जेल में जाके सड़े। मैं सिर्फ नथिंग अगेंस्ट अगेन नथिंग पर्सनल, ये समाज के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति थोड़ी बहुत हो सकती है इस ढंग से। सर यही वजह है कि हम सब लोग भी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की खबरें बहुत बारीकी से लोगों को समझाते हैं, क्योंकि मैंने भी वो मूवमेंट देखा है अन्ना हजारे का 2011 में, तब मैं सहारा न्यूज चैनल में होती थी। हमने बड़े क्लोजली सब कुछ मॉनिटर किया है। ये जितने भी इनके नेता हमारे स्टूडियो में आकर डिबेट किया करते थे उस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए, तो खैर आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, बाद में जब बनी तब भी ये सब बातें करते थे। तो इन्होंने जो एक लोगों को लॉलीपॉप दिया था ना, ईमानदारी का, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का, जो ढकोसला दिया था परिवारवाद मुक्त राजनीति का, वो सब कुछ बेनकाब हो गया क्योंकि खुद उसमें शामिल हो गए। इसलिए लोगों को अरविंद केजरीवाल के साथ भले ही पर्सनल दुश्मनी ना हो, लेकिन लगता है उनको कि अरविंद केजरीवाल ने हर एक आदमी के साथ धोखा किया है, इसलिए लोग उनके बारे में ज्यादा सुनना चाहते, देखना चाहते हैं। पर अभी जो आपने यही पैसे के जो 133 करोड़ रुपए सिख फॉर जस्टिस से लिए हैं, इसके जो सबूत आपकी तरफ से दिए गए हैं और हिंदू महासभा की तरफ से दिए गए, आपको लगता है पर्याप्त हैं कि इस मामले में एनआईए की एंट्री होगी ही होगी? देखिए, खालिस्तानी स्पोर्ट को आम आदमी पार्टी ने कैपिटलाइज किया है। खालिस्तानी स्पोर्ट को उन्होंने उसका फायदा उठाया, इसमें कोई शक नहीं। आप 2015 से लीजिए 2014 में, 2014 जनवरी में एक सिटिंग सीएम दिल्ली का वो पत्र लिखता है प्रेसिडेंट को कि देवेंद्र पॉल सिंह भुल्लर को, जो कि आतंकवादी हैं, जेल में है, उसको क्लेमेंसी दे दी, यानी कि उसको माफ कर दीजिए। ये क्या शो करता है? व्हाई वुड यू राइट लाइक दिस? सेकेंडली, जब आप इनका पूरा जो आप देखिए, पूरा इतिहास देखिए, कभी भी खालिस्तानी आतंकवाद को इन्होंने स्पष्ट शब्दों में क्रिटिसाइज नहीं किया, बिल्कुल, ये कभी नहीं कहा इन्होंने, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। कुमार विश्वास ने डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में जैसा खुलासा किया कि जब कुमार विश्वास ने अरविंद को कहा, पंजाब इलेक्शंस की बात है 2017 में, उन्होंने कहा कि डोंट प्ले विद पंजाब। अरविंद को कुमार विश्वास ने कहा कि पंजाब से के साथ, मतलब खालिस्तानी मामले में दे वर जस्ट हॉबनॉबिंग, सॉफ्ट थे काफी। जब घटनाएं ऐसी आती तो कुछ बयानबाजी ऐसी देते थे जिससे कि उस आतंकवादी मतलब खालिस्तानी समर्थकों को भी खुश कर सके। तो कुमार विश्वास ने कहा कि पंजाब से मत खेलो, पंजाब इज नॉट ए स्टेट, पंजाब एक सूबा नहीं है, पंजाब एक इमोशन का नाम है। और वास्तव में देखें तो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे पंजाबियत इज एन इमोशन, इट्स एन इमोशन। सो तो उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, अरविंद ने कुमार विश्वास को बोला कि तू चिंता मत कर, यदि मैं पंजाब का सीएम नहीं बना तो एक इंडिपेंडेंट नेशन का पीएम बनूंगा, पीएम, यानी कि पंजाब सिटी जो बॉर्डर स्टेट है अपना और पाकिस्तान का मिला हुआ है, मतलब जुटा हुआ है बॉर्डर्स पे, तो ये अलग हो जाएगा एंड आई विल बिकम द पीएम, डोंट वरी अबाउट इट। सोचिए कैसे खतरनाक मंसूबे पाल कर रखते हैं अरविंद केजरीवाल अपने अंदर, और शुरुआत से ऐसे रहे हैं वो जी। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है सर, आप बेहतर बता पाएंगे कि अन्ना जब अनशन पर बैठे थे तो मुझे तो कई बार लगता था कि उनको प्रेशराइज करके बैठाया गया था। अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि वो अनशन पर बैठे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो बेचारे खुद नहीं अनशन पर बैठना चाहते थे, लेकिन जो उस वक्त उनकी इनर कोटरी थी जिसमें अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा दिखते थे,
क्योंकि वही बातचीत करते थे उस वक्त की यूपी सरकार से। तो मुझे लगता है वो उनको प्रेशराइज करते थे, ब्लैकमेल करते थे कि वो बैठे अनशन पर। अब ये देखिए, जो एपिसोड नंबर 3 है इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज में, उसमें ऐसे भयंकर खुलासे हैं। जब वेब सीरीज में बनाया बनाया तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि इस किस्म की विस्फोटक जानकारी हमें मिलेगी। उस एपिसोड में स्वामी अग्निवेश, फिर शाजिया इल्मी, जिस तरह के खुलासे करती है वो देखने लायक है। जस्ट नथिंग लेस देन बॉम्बेस्टिक। तो जो आपने कहा अभी, मैं उस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। तो आपके दर्शकों से अपील है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला एपिसोड देखिए ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में, एंड आप लोगों को काफी कुछ समझ आएगा कि क्या चल रहा था। बिल्कुल, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक शेयर करूंगी दर्शकों के साथ, तो कृपया करके उस लिंक को देखें। और ट्रांसपेरेंसी सीरीज जो बनाई है डॉक्टर मुनीश रायज़दा ने, 2017 में बना दी थी। हमें तो आज वो खुलासे देखने सुनने को मिल रहे हैं, उन्होंने तो उस वक्त वो सीरीज तैयार कर दी थी। तो उसमें अरविंद केजरीवाल का पूरा कच्चा चिट्ठा है। पर आज आपको कितनी उम्मीद है अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या आफत? मुझे 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 पूरा इस बात की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि ऐसा स्टेप लेगी जो कि जस्टिस के हिसाब से बिल्कुल सुकून वाला मामला होगा, और देश की जो आस्था है अपनी न्यायपालिका में, वो आज भी ऑनर होगी। अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिलना इस बेसिस पे कि कैंपेनिंग उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर ऐसा हो जाता है तो इससे बड़ी दुर्भाग्यशाली बात हो नहीं सकती। और जैसा मैंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पर मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ बिल्कुल, गलत नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बहुत ही गलत मैसेज चला जाएगा। और मुझे याद आ रहा है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर उनको जमानत दे दी गई तो ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं शराब घोटाले में, बिना वजह उनको ईडी ने पकड़ कर रखा है। और ये बहुत ही घातक मैसेज होगा पूरी जांच पड़ताल के लिए। पर चलिए सर, कुछ ही घंटे में ये फैसला भी आ जाएगा, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आपने समय निकाला विस्तार से इस विषय पर चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। Always pleasure talking to you. Thank you. थैंक यू।